हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत कक्षा में। तो आज हम करने जा रहे हैं बाल विकास का एवं शिक्षा शास्त्र। जैसा कि आप सभी को पता है, शॉर्ट अपलोड किए जा रहे हैं बराबर, ठीक। और शॉर्ट के साथ में अब हमने प्रश्नोत्तर को भी शुरू कर दिया है। तो आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। और ये प्रश्नोत्तर हमेशा पूछे जाते हैं और इसी तरह से प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना प्रश्नोत्तर, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उनको बनाया जाए, ठीक है। तो ये हमारी जो सीरीज है, ये प्रश्नोत्तर की सीरीज है। और शॉर्ट भी आपको बहुत ही 30-30 सेकंड के शॉर्ट आपको देखने को मिल रहे हैं यूट्यूब पर बराबर, ठीक। तो कनेक्ट रहिएगा चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। और आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर्स है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, सभी का है हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो शुरू करते हैं। ये लीजिए पहला प्रश्न। ये देखिए, पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा बच्चों। एक बार कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर बता दें, ठीक। तो पहला प्रश्न है हमारा ये, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है। तो जब बच्चा पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी होती है, ठीक है। तो इसमें आयु पूछी है, वो कौन सी है। ए हमारा ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, या 12 से 18 वर्ष, और या फिर है 18 से 25 वर्ष। तो बच्चों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने की जो आयु है वो है सही उत्तर इसका 2 से 6 वर्ष, ठीक है। इसका सही उत्तर है। तो आइए करते हैं सेकंड। दूसरा हमारा प्रश्न है, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न कुछ इस तरह से है, ये निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रियां नहीं है, ठीक है। मतलब कौन सी, ये जो 4 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, इनमें से ज्ञानेंद्रियां कौन सी नहीं है। आपको सबको मालूम है कि ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं। तो बच्चों, ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? जी हाँ, ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, ठीक है। अब 5 में से इसमें ये पूछा है कि कौन सी ज्ञानेंद्रियां नहीं है। गला, ए है गला, नाक, आँख, जीभ। अब इनमें से जल्दी से इसका सही ऑप्शन बताएंगे। देखिए, जीभ ये भी ज्ञानेंद्रियां है, आँख ये भी है, और नाक ये भी है। अब ये है हमारा ए ऑप्शन गला। तो ये गला कभी भी ज्ञानेंद्रिया में नहीं आता है, ठीक। तो गला ज्ञानेंद्रियां नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। करते हैं दूसरा। हाँ, तो बच्चों आइए करते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न बहुत ही मतलब चुन चुन के लिया गया है, जो कि सचमुच ये बहुत ही विशेष प्रश्न है और आप इनको जरूर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारा प्रश्न है ये, विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है। बच्चों, ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है ज़्यादातर। तो विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है। ए है शैशव काल, दूसरी है किशोरावस्था, फिर है युवा एवं प्रौढ़ावस्था, फिर है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। तो बच्चों, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो आज आपको पता चल जाएगा, वो है बी इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। किशोरावस्था विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। तो आइए करते हैं हम अगला प्रश्न। ये लीजिए बच्चों, इसमें पूरे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेडागोजी से लिए गए हैं ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। सॉरी। तो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है। बच्चों, आप इस प्रश्न को में ही बहुत कुछ है ना, आपको सबको पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की कौन सी अवस्था की ओर इंगित करती है। बच्चों, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, पूर्वावस्था। जी हाँ, आपको सबको पता चल गया है। इसका सही उत्तर है हमारा किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर बच्चा मतलब पूरी तरह से उसको ज्ञान नहीं होता, ठीक। उसका विकास हो रहा होता है। किशोर अवस्था में वो अपनी कदम रख चुका होता है और उसके अंदर इस तरह की भावनाएं प्रबल होती हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, अरे मैं भी कुछ हूँ, ठीक। तो आइए करते हैं हम अगला नेक्स्ट प्रश्न। ये
बच्चों जल्दी से जल्दी प्रश्नों को हम खत्म करेंगे, जिससे कि हम अगली सीरीज भी आपको दिखाएंगे। ठीक, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। बच्चों जब भी प्रश्न के उत्तर दें तो इस बात को ध्यान रखना, प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। जैसे कि इसमें नकारात्मक आया है, नहीं पूछा है इसमें। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। कभी भी हमें एक्साइटमेंट हो गई, ज़्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए, तुरंत मतलब उसको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हमें नहीं, हाँ, विशेष इस तरह की चीज़ों को जब नहीं पढ़ेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। नंबर 1, कार्यों को शीघ्रता से करना, डेंटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह करना। ठीक, तो इसका सही उत्तर इसमें पूछा है बच्चों, उच्च प्राथमिक बालक की विशेषता नहीं है। तो उच्च प्राथमिक बच्चे की विशेषता है ये कार्यों को शीघ्रता से करना। ठीक है, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, ये भी सही है। सफलता का अनुभव करने की चाह रखना, लेकिन इसमें गलत कौन सा है बच्चों? बी इसका सही आंसर है कि बालक की विशेषता है ये उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की डेंटिंग करना। ठीक है, तो आइए करते हैं जब किसी चीज़ को नया रूप देना, तो ये इन बच्चों की विशेषता नहीं है। ठीक, तो आइए करते हैं हम अपना अगला। नेक्स्ट है आपके सामने, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। भाई कोई बच्चा है, चाहे कोई भी बच्चा है, आखिर कोई बच्चा कौन सी ऐसी अवस्था होती है जो कि वो पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? अर्थात वो पर्यावरण मतलब जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा पर्यावरण है, वो उससे क्या होता है, वो प्रभावित होने लगता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है, हमको इसको देखना है। ठीक है, तो जल्दी से आपने आंसर पढ़ लिए हैं, ये जो ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर क्या है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। बच्चों देखो प्रौढ़ावस्था है ही नहीं, ठीक है, किशोरावस्था भी नहीं है और शैशवावस्था भी नहीं है। इसका सही उत्तर है हमारा ए। ठीक है, ए इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है बच्चों, ये हमेशा बाल्यावस्था के बच्चे पर्यावरण से प्रभावित होने लगते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं हम अगला नेक्स्ट प्रश्न। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी, निम्न में से और ज़्यादातर ये प्रश्न आता ही है बच्चों, हर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपको तो बहुत अच्छे से पता ही होगा, और जिसको नहीं पता है उसको भी पता चल जाएगा। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डोलार्ड ने, मिलर ने, प्याजे ने, बंदूरा या बाल्टर्स ने? तो जल्दी से आप सही आंसर पर टिक कर दीजिए, ये है डी। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है, बंदूरा और बाल्टर्स। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, आइए करते हैं अगला और नेक्स्ट प्रश्न। ये लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया है? बच्चों ये बहुत ही मतलब कि हर बार ये पूछा जाता है, ये समझ लीजिए। पुनर्बलन का सिद्धांत हर बार पूछा जाता है, चाहे वो ऐसे चाहे वो ऐसे, है ना। तो अब इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन देखेंगे, डोलार्ड मिलर ने, बंदूरा या बाल्टर्स ने, प्याजे या मिलर ने, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर, और आप अपना उत्तर भी इसमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जी हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही है, ए इसका सही उत्तर है, डोलार्ड और मिलर ने। ठीक है, तो इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें। ठीक है, इस तरह से वीडियो हम आपको और भी बनाकर देते रहेंगे। ठीक, तो आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अच्छा, अब इसमें यह पूछा बच्चों, प्रश्न को समझा करें, पहले हमको प्रश्न को समझना है, फिर हमको ऑप्शन पढ़ना है। ठीक है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है। बच्चों विकास की प्रक्रिया बच्चे में कब आरंभ होती है, ये इसमें पूछा है। तो अब आयु पूछिए, क्या 2 वर्ष की आयु में होती है के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, या 7 वर्ष की आयु के बाद, या माँ के गर्भ से ही? ठीक है, तो बच्चों ये तो आपको पता ही है, बच्चे के विकास की प्रक्रिया तो बच्चों माँ के गर्भ से ही
शुरू हो जाती है। जब बच्चा माँ की गर्भ में रहता है तो जब ही उसके विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जी हाँ बिल्कुल सही, आपका सही उत्तर है हमारा डी। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है, माँ के गर्भ से। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। बस हमारी सीरीज खत्म होने वाली है और पूरी वीडियो देखेंगे, लास्ट तक वीडियो देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही चुन चुन कर इसमें रखा गया है। डॉलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने अवयवों में बांटा गया है? हमने जो डॉलार्ड और मिलर की बात करी थी, है ना, डॉलार्ड और मिलर का जो सिद्धांत है, तो इन्होंने कितने भागों में बांटा है? एक, दो, सॉरी ये सही नहीं बता रही हूँ आपको, 1, 2, 3, 4। अब इसमें से कौन सा सही है, जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, डॉलार्ड मिलर ने कितने भागों में इसको बांटा है? बिल्कुल सही, 4 भागों में इसको बांटा है। ठीक है, ये चौथा आंसर बिल्कुल सही है। डॉलार्ड मिलर ने इस सिद्धांत को कितने भागों में बांटा है? जी हाँ, 4 भागों में बांटा है। ठीक, तो आइए करते हैं हम आगे अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, विकास की दिशा होती है। बच्चों, विकास की दिशा होती है, कैसी होती है ये? निश्चित, अनिश्चित, निश्चित अनिश्चित दोनों प्रकार की, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। जी हाँ बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है ए, निश्चित। विकास की दिशा निश्चित होती है, ना तो ये अनिश्चित होती है, ना निश्चित या अनिश्चित हो सकती है, ये एक ही है, निश्चित। ठीक है, तो विकास की दिशा हमेशा निश्चित होती है। ठीक, अब करते हैं आगे। विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, वैज्ञानिकों ने बोला भी है, ये सतत प्रक्रिया, सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है। तथ्य संबंधित है किससे? निरंतरता से, किस सिद्धांत से? निरंतरता के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तित्व अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। तो बच्चों बिल्कुल सही, जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या है? तो सबसे पहले तो हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे और जब भी उत्तर हम करेंगे, ठीक है, तो एक सेकेंड, ये लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, तो यह तथ्य संबंधित है किससे? निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, या एकीकरण के सिद्धांत से। बिल्कुल सही, ये एक निरंतरता के सिद्धांत से यह क्या है, ये इससे संबंधित है। ठीक है, तो आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये लीजिए। अब बच्चों ये प्रश्न देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, सुनिए। आपकी कक्षा का एक छात्र, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं तो तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है। तो आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार देंगे? देखो बच्चों, बात समझने वाली है, पहले कोई भी चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। आपके एक छात्र, आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप एक छात्र, आपकी जो कक्षा है उसमें एक बच्चा एक ऐसा है जो कि घर में मतलब कक्षा में बहुत बात करता है। अब आप जब वो बात करता है तो अब आप उसके विषय में पता करते हैं, ठीक है, पता करने पर आपको मिलता है, आप पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर तो बहुत कम बोलता है। जब वो किसी से पूछते हैं भाई आपका बच्चा क्लास में बहुत बात करता है, तो वो कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो घर पे बहुत कम बात करता है। तो आप इसका मतलब कारण क्या है, तो इन कारणों में से बताएंगे। अब एक कारण है इन चारों में से, अब जल्दी से ऑप्शन बताएंगे। विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, क्या ये सही बात है? विद्यालय बोलता है कि आप खूब सारी बातें करो। दूसरा, शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, क्या शिक्षक चाहते हैं कि वो कक्षा में बहुत बातें करें, खूब सारी बातें करें? अगला, उस बच्चे को घर पसंद नहीं है, क्या ये कारण है कि वो इसीलिए घर में वो बात नहीं करता, कक्षा में बात करता है? आगे,
उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो बच्चों पॉजिटिव चीज़ क्या है, हम इसको वही पकड़ेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ इसमें क्या है, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसीलिए वो अर्थात घर में जब वो बात करता है उसकी बातों को कोई ध्यान से नहीं सुनता होगा, उसको मान्यता नहीं दी जाती होगी। लेकिन जब वही बच्चा जो घर में ना बोलने वाला बच्चा, जो क्लास में अध्यापक या और उसके जो मित्रगण हैं सभी लोग जब उसकी बातों को मान्यता देते हैं, तो वो क्या, इसीलिए वो विद्यालय में कक्षा में अधिक बात करता है, ठीक है। तो ये कारण बिल्कुल सही है और ये है इसका सही आंसर। आइए करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। ये देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सच है वो हमको बताना है, ठीक। तो ये लीजिए, तो पहला कथन है सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो इसका हमें सही उत्तर आपको बताना है, तो जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर। जी हाँ, तो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है हमारा सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और या विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है हमारा बी, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रश्न। ये लीजिए, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और आपको दिख भी रहा होगा बच्चों। आप कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर बता सकते हो। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से, ठीक, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, ठीक, हमको आपको ये प्रश्न आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपको दिख रहे हैं, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ या कौशलों में वृद्धि। आपको पता है बच्चों विकास में वृद्धि, तो अर्थात अब ऐसा नहीं कि ज्ञान में ही वृद्धि, संवेग में ही वृद्धि, वजन में ही वृद्धि, तो हमारा इसमें ना होकर बल्कि आकार, सोच, समझ और कौशलों में भी वृद्धि होती है, उसे हम कहा जाता है विकास में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है आपका डी, ठीक। आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को कहते हैं। तो उस श्रृंखला को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर। जी, तो बालकों में, एक बार और प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहा जाता है बच्चों। वृद्धि, विकास, संस्कृति, समावेशन। बिल्कुल सही, विकास, ठीक है, इसका सही उत्तर है बी। तो बालकों में जो परिवर्तन हो, जो बालकों में होने वाला जो क्रमबद्ध रूप से परिवर्तन होता है उस श्रृंखला को विकास कहते हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है किसका, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो इसका सही आंसर क्या है, बिल्कुल सही, बौद्धिक विकास का, ठीक है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का ही हिस्सा है। आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से रट लें, ठीक है। तो आइए करते हैं नेक्स्ट। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। बच्चों को तो बहुत ही अच्छे से पता है, तो ये हमारी किशोरावस्था, ठीक है। तो किशोरावस्था में ही बहुत ज़्यादा बच्चों को तनाव होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, ठीक है, क्रोध आता है हर बात पर, बात पर। नेक्स्ट ये लीजिए, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में अर्थात जो बचपन वाली जो उम्र होती है, बच्चों में क्रियाकलाप कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित,
संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप संवेगात्मक नहीं होते हैं, संज्ञानात्मक भी नहीं होते और संरक्षित भी नहीं होते। तो इसका सही उत्तर है हमारा ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास में ए, प्रक्रिया पर बल है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, सी, गर्भावस्था किशोरावस्था तक का अध्ययन है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें हमसे पूछा है बाल विकास में आखिर क्या है भाई, है ना? बाल विकास में क्या है? प्रक्रिया पर बल दिया है, या वातावरण या अनुभव की भूमिका पर बल है, या सी, गर्भावस्था किशोरावस्था तक का अध्ययन है ना? ये भी देखो, अब आपको लग रहा होगा कि बाल विकास में सचमुच प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है ना? वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया जाता है कि वातावरण क्या है बच्चे का, अनुभव कैसा वो कर रहा है। गर्भावस्था और किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है, जब बच्चा माँ की गर्भ में रहता है जब से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है, और उपरोक्त सभी। तो बच्चों बाल विकास में ये सारे ही सही हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, हमारा ये सही आंसर हो जाएगा चौथा, डी। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें ही हमारे बाल विकास से संबंधित है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है आपको बताना है। ठीक, तो 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष की आयु का जो समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, 6 से 11। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारा कुछ मिल रहा है छोटी सी वीडियो में। ठीक है, तो बहुत सारा ढेर सारा आपका प्रॉफिट होने वाला है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरपेक्ष। तो बच्चों इसका अब ये भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा है? क्या कम महत्वपूर्ण है? नहीं। अमहत्वपूर्ण है? नहीं। अति संवेदनशील है? निरपेक्ष है? तो इसका सही उत्तर है हमारा सी, अति संवेदनशील। अर्थात भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। ठीक है, तो आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। 30% बम्पर प्रश्न। ठीक, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? अच्छा, ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा होता है, ये इसमें पूछा है। ठीक है, तो विकास की कौन सी अवस्था है ना? विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का सबसे अधिक क्या होता है? विकास होता है। तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है जी? तो इसमें कौन सा अवस्था है? जी हाँ, बिल्कुल सही, किशोर अवस्था, है ना? जो कि तनाव की स्थिति भी होती है, इसमें क्रोध की स्थिति भी होती है, लेकिन विकास की यही एक अवस्था होती है जिसमें बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास होता है, किशोर अवस्था में। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये लीजिए, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन सी आयु में? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, 11 वर्ष की जो आयु होती है, ये आयु होती है तर्क करने की, जिज्ञासा रहती है इसमें, ये भी हम जान लें, ये भी हम जान लें, निरीक्षण भी करते हैं, फिर वो ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, और इस अवस्था में विकास होता है 11 वर्ष का। इसका सही उत्तर है बी। आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य, अब जो गामक विकास होता है उसका तात्पर्य क्या होता है? पैरों का उचित उपयोग, विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग। पहला देखिए ऑप्शन देखेंगे, मस्तिष्क आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम,
और शक्ति और गति। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? जी हाँ, इसका सही आंसर, आप इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग, शक्ति और गति। ये हमने पकड़ लिया यहाँ पर, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, शक्ति और गति। ठीक, ये इसका सही उत्तर है डी। आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बच्चों। अब ये जो अवस्था है हमारी शैशव अवस्था, ठीक है, जो शैशव अवस्था है बच्चों की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। जो बचपन की जो आयु होती है, शिशु अवस्था जो होती है, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, क्या ये सही है? दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो बच्चों देखिए, शैशव अवस्था की जो विशेषता नहीं पूछा है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। जहाँ नहीं की बात आ रही है, अब आप ये मत सोचना कि यार ये भी है, ये भी है, ये तो सारे सही हैं, लेकिन इसमें ये पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। शारीरिक विकास की तीव्रता ये है, शारीरिक विकास बहुत तेजी से बच्चे का बढ़ता है, दूसरों पर बच्चा निर्भर भी रहता है, बी भी सही है। मानसिक विकास में तीव्रता भी रहती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है हमारा तीसरा, उन बच्चों में नैतिकता नहीं होती है, उनमें मॉरल नहीं रहते हैं, आखिर उनको सिखाना पड़ता है। इस एज में, शैशव अवस्था में बच्चों में नैतिकता का अभाव रहता है। आइए करते हैं नेक्स्ट। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? अच्छा बच्चों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और जनरल नॉलेज का भी आप कह सकते हो इसको। चाइल्ड डेवलपमेंट तो है ही, बाल विकास तो है ही, लेकिन एक बहुत ही छोटी सी बात है ये सोचने वाली। माता पिता से संतानों को जो प्राप्त होते हैं भाई, जो स्वतः ही जो गुण मिल जाते हैं, जो सिखानी नहीं पड़ती, जो आदतें बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती है, अर्थात स्वतः ही मिल जाती है, अपने आप ही मिल जाती हैं जन्म से। तो आखिर इनको क्या कहा जाता है? वंश, वंशानुक्रम, वातावरण, या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही, वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम से स्वतः ही बच्चों में माता पिता के गुणों का जो समावेश हो जाता है, अपने आप ही उनको वो उन चीज़ों को वो स्वतः ही मिल जाती हैं जन्म से। ठीक है, तो उनको कहा जाता है वंशानुक्रम। आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। आनुवांशिकता के मूल संवाहक प्रोटीन, विटामिन्स, जीन्स या कार्बोहाइड्रेट। मुझे ऐसा लगता है आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको जल्दी से पता चल गया है। अगर नहीं पता चला तो आप इसको जरूर कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, और कम से कम 4 चैप्टरों को कवर करके पेडागोजी के बहुत सारे प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को निकाला गया है और जब आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं प्रोटीन, नहीं, गलत, विटामिन्स नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स अरे नहीं, तो इसका सही उत्तर है जीन्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है जीन्स, सी। आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? बच्चों, नहीं आता है, विशेष आता है। प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़ने, क्योंकि अगर हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम उत्तर ठीक से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? स्कूल है क्या, पुस्तकालय है, धर्म है, या शिक्षण विधि है? तो आप जल्दी से इसका सही उत्तर बताएंगे। जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या है? इन चारों में से हमको आपको बताना है इसका सही उत्तर। ठीक, तो इसका सही उत्तर, तो निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अनुरूप अंतर्गत नहीं आता है? स्कूल, पुस्तकालय, धर्म या शिक्षण विधि? तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? धर्म इसका सही उत्तर है, जो कि नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर हैं, तो ये क्या है? निर्भर है, पूरक है, या सहयोगी है, या ये सभी? तो इसका क्या उत्तर? बिल्कुल सही उत्तर है इसका कि वंशानुक्रम और वातावरण आपस में निर्भर भी हैं, पूरक भी हैं, सहयोगी भी हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है।
ठीक, आइए करते हैं लास्ट प्रश्न हमारा। ये लीजिए, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या मानते हैं? भाई देखिए, आपकी जो क्लास होती है, क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं और हर छात्र अपने आप में विभिन्न है, अर्थात अलग है, वो किसी से मैच नहीं करता। कुछ एक आध आदतें मैच कर सकती हैं, लेकिन टू कॉपी बिल्कुल एकदम से मैच नहीं करता है। तो इसका कारण क्या है? भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम या ये सभी? तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? देखो, भौतिक वातावरण के कारण भी है ना, सामाजिक वातावरण भी और वंशानुक्रम भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। तो अब ये हमारे जो 30 प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत सभी को। और इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, लास्ट तक वीडियो पर बने रहें, और जिससे कि और कमेंट भी करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह के प्रश्न उत्तर की वीडियो आपके पास और भी आती रहेगी, और जल्दी से जल्दी हम इस वीडियो को और भी अपलोड करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को बने रहें चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद। Can anybody out there hear me? Hear me?